द्विवेदी, नेशनल प्रेसिडेंट, एंटिक्स कमेटी एलियस, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति। आप सभी लाइव देखने वालों को मेरा नमस्कार। कि किस तरह से आज भारत की जनता पर किस तरह से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह से कहर आ रहा है, कभी चाइना का, कभी नेपाल का, कभी कोरोना का, कभी तूफान का, कभी गर्मी का, और जनता परेशान है। मैं आप सभी को लोगों को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप सभी इस कहर से, इस कष्ट से, इस दुख से लड़ते रहें, जिसकी देश की जनता को न्याय मिल सके और सभी कष्टों से सभी को निपटारा मिल सके। साथ साथ में मैं उन सभी जवानों को जो हमारे आज शहीद हुए हैं गुलवार की जगह पर, चाइना बॉर्डर पर, और किस तरह से अत्याचार हुआ है, आज हमारे मिलिट्री के लोग, डिफेंस के लोग और भारत की जनता किस तरह से श्रद्धांजलि दे रही है कि हमारे 11 लोग बिहार के जो लोग शहीद हो गए और जिनकी उम्र कम से कम थी 30 से 35 साल की, और सन 2011 में वो इस आर्मी डिपार्टमेंट में भर्ती हुए थे, और उनका घर सुना हो गया। फिर भी उनकी माताएं, उनकी फैमिली के लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे लोग शहीद हुए देश के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत की मिट्टी के लिए। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं इस आप लाइव की टीवी के द्वारा। अब मैं यही उनकी आत्मा शांति के लिए यह भगवान से प्रेरणा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनकी आत्मा को शांति रखें और दोबारा उनको अच्छे जगह पर जन्म दे, जिससे वो धरती पर आकर के अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। मैं साथ साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने धन्यवाद दिया है कि हमारा उनका जो ये लहू है, जो बलिदान है, वह गलत नहीं जाएगा और जनता लड़ेगी, सरकार लड़ेगी उनको न्याय के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह से डिफेंस के लोगों को, भारत की जनता को देख रेख करते रहें, न्याय दिए से काम करते रहें। साथ में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल आपने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। इसी तरह से आप काम करते रहें, हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देते रहें और धन्यवाद देते रहें। और मैं यही आपसे अभिनंदन करता हूं कि उनके परिवार को रक्षा के लिए अच्छा फंड दें, अच्छा योगदान करें, जिसके परिवार का देख रेख और उनके रहन सहन को न्याय मिल सके, उनके फैमिली सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि जवानों ने बलिदान दिया भारत के लिए, जनता के लिए, देश के लिए। और मेरे जवान आज किस तरह से उस जगह पर जाकर के चाइना बॉर्डर पर बलिदान दे दिए, किस तरह से आज हमारे देश के न्याय के लिए, आज हमारे इस देश की जनता के लिए बलिदान दे दिया। मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ साथ में मैं नरेंद्र मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज हमारा समय ज्यादा बोलने का नहीं है, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज हमारा समय ज्यादा बोलने का नहीं है, क्योंकि आज हमारी जनता आज हमारी परेशान है कोरोना से अलग अलग तरह से। और समय ऐसा है कि हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया है, तो मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने आज सुना, आप देखा भी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली किस तरह से आज मीटिंग के चीफ मिनिस्टर दिल्ली से, डिप्टी सीएम दिल्ली से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से, और उन्होंने यह संवेदना व्यक्त किया, यह उन्होंने की नहीं कि जिस तरह से दिल्ली में ढील दिया गया, वो ढील के कारण यह हमारे दिल्ली में कोरोना की कहर फैल रही है, लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, कोरोना बढ़ते जा रहा है। तो मैं मोदी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर कड़ाई बरतें, लॉकडाउन की तैयारियां करें, लॉकडाउन करें, जिसके दिल्ली की जनता को न्याय मिले। और मुझे हिंदुस्तान पेपर वाराणसी द्वारा आज न्यूज मिला है कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री के मीटिंग में मंगलवार को यह संवेदना दिया, यह लोगों को मैसेज दिया कि हमारे कोरोना ये विनाशकारी नहीं है इंडिया में। मोदी जी किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह से मैसेज दे रहे हैं। आप देखिए 24 घंटे में
2000 लोगों की मृत्यु हमारे इंडिया में हुई है। अगर कोरोना विनाशकारी नहीं है तो 2000 लोगों की मौतें कैसी हो गई। आज कोरोना से पूरा विश्व लड़ रहा है। आज देखिए 78 लाख के लोग संक्रमित है। आज 4 लाख लोगों ने जान चली गई पूरा विश्व में। आज लोग परेशान हैं। किस तरह से हमारे मुकुंद केनी साहब जो हमारे एनसीपी के नगर सेवक थे थाना के, उनकी डेथ हो गई कोरोना से। एक यंग और हमारे एक नौजवान इस तरह सा नगर सेवक थाना का एनसीपी का पार्टी का सदस्य थे, आज उनकी मृत्यु हो गई ये कोरोना से। आप बताइए किस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है। आप देखिए महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, गुजरात में किस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है। आप बोलते हैं कि ये कोरोना विनाशकारी नहीं है। मोदी साहब आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप ऐसे भाषा बोलना बंद कर दें। और आपके वजह से ये कोरोना पूरा देश में फैल रहा है, क्योंकि आपने लॉकडाउन किया था 24/3/2020 को और फिर आपने इसको ओपन कर दिया, आपने अनलॉकडाउन कर दिया। आज जनता परेशान है। आप सोच नहीं रहे हैं कि इस कोरोना का बीमारी कैसे भयंकर रूप से ये बढ़ रही है। ये विनाशकारी नहीं है तो लोगों की मौतें कैसी हो रही है। आप बताइए, आपको ये शोभा नहीं देता है ऐसा शब्दों को बोलना। और हिंदुस्तान पेपर ने किस तरह से अपने पेपर में प्रकाशित किया है। दुख की बात है मोदी साहब, आपने 20 लाख करोड़ रुपया दिया है तो ये पैसा कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, आप इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। उपचार लोगों का नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है लोगों का। लोग परेशान है, जनता परेशान है और आप बोलते हैं विनाशकारी नहीं, कोरोना विनाशकारी नहीं है। मोदी साहब ये कैसा आपकी बोल वचन है, कैसी आपकी आवाज है, कैसा आपका विश्लेषण है, कैसा संदेश है, कैसा मैसेज है, मुझे समझ में नहीं रहा। क्या आप अब ये चाहते हैं कि भारत की जनता पूरी कोरोना से पीड़ित हो जाए, संक्रमित हो जाए? तो भारत की जनता पूरी कोरोना से पीड़ित हो जाए, संक्रमित हो जाए तो आप चाहेंगे, तभी आपको विश्वास होगा कि नहीं कोरोना यह विनाशकारी नहीं है। आप दिन प्रतिदिन देखिए महाराष्ट्र की हालत कैसी हो रही है, दिल्ली की हालत कैसी हो रही है। दिल्ली के घरों का सर्वे आपने कराने का आदेश दिया है। आपके आदेश गुप्ता जी सर्वे कर रहे हैं, रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। आप दिल्ली के लोग पूछिए, घर घरों जाइए। आपने आदेश दिया है ना, अमित शाह जी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में कोरोना कैसे फैल रहा है, लोग परेशान हैं, दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। फिर भी आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं। दिल्ली की हालत किस तरह से बेकार हो गई है, जनता परेशान हो गई है, लोगों को डर पैदा हो गया है कि कोरोना किसको कब मिल जाएगा, किस कोरोना का शिकार हो जाएगा। मोदी साहब अभी आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए, अपना मतभेद खोलिए सरकारों से और कोरोना के लिए काम करें, जिससे देश की जनता को न्याय मिले, लोगों को कोरोना से, बीमारी से ये मुक्ति मिल सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये विनती करता हूँ, साथ साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपने 116 जिलों के लिए, कामगारों के लिए जो आपने अध्यादेश दिया था, जांच करा रहे थे कि हम जांच कराऊंगा और लोगों को, मजदूरों को नौकरियां दूंगा, पैसे दूंगा, भत्ते दूंगा, उनको पेमेंट दूंगा, उसकी क्या हुआ? खाली घोषणाएं, सरकार घोषणाएं, सरकार जांच कर रही है। ये जांच करते करते मोदी साहब क्या हुआ देश का? देश हमारा आज कितने दुख के साथ, कभी कोरोना का कहर है, कभी तूफान का कहर है, कभी चाइना चीन का कहर है, कभी नेपाल का है। ये क्या है? 24/2/2020 को अगर आपने गुजरात में ट्रंप को नहीं लाए होते, 10,000 लोग गुजरात में नहीं आते तो कोरोना का कहर गुजरात में नहीं होता, गुजरात के लोग संक्रमित नहीं होते। आज गुजरात की जनता कितनी परेशान है। आप ऐड दे रहे हैं किस तरह से है कि सिविल अस्पताल गुजरात का, अहमदाबाद का लोगों को न्याय मिल रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। आप सचमुच जाइए, देखिए सिविल अस्पताल अहमदाबाद में कितने पेशेंट है, कितने मरीज हैं। एसबीपी अस्पताल अहमदाबाद कितने मरीज हैं, बड़ौदा में कितने मरीज हैं, जूनागढ़ में कितने मरीज हैं, सूरत में कितने मरीज हैं, दमन में कितने मरीज हैं। क्या उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या उनका इलाज हो रहा है? क्या लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, और आप बोलते कोरोना विनाशकारी नहीं है। मोदी साहब अब ऐसे अपशब्दों को मत बोलिए। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, जनता विश्वास करती है
कि मोदी साहब अच्छा काम कर न्याय देंगे। आज सभी को डर है कि चाइना के पास हमारे लोग गए, बॉर्डर पर आज हमले किए गए, लोग की मृत्यु हो गई। हमारा देश क्या कर रहा था, रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, कब तक मीटिंग करेंगे, कब तक ये सरकार से मीटिंग करेंगे। अब मोदी साहब बार बार उस सरकारों को अपने इंडिया में बुलाए, उनको खान पान किया, उनके साथ सब समझौता किया, उनके साथ आप बैठके किए, फिर भी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। 1962 के बाद में कभी भी चीन बात में भारी नहीं पड़ा। आज चीन किस तरह से पलटवार कर रहा है। मोदी साहब, ये समय आ गया है उसका जवाब देने के लिए। आज हमारी जवान किस तरह से मारे जा रहे हैं, आज देश हमारा किस तरह परेशान है, जनता परेशान है। मोदी साहब अब इस पर गौर करें, केयर करें, इसके लिए मीटिंग बुलाएं और उसका जवाब दीजिए, जिससे जनता को न्याय मिले, देश की जनता को न्याय मिले, बाकी जनता को न्याय मिले, और जो लोग ये घटना हुई है इसका जवाब मिल सके। साथ साथ में मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने शिक्षा विभाग में आपने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। आज हमारे बच्चे मोबाइल के द्वारा स्टडी कर रहे हैं, अब कुछ शिक्षा दी जा रही है। आप क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य, उनका दिमाग, उनका हेड, उनका माइंड बिखर जाए? क्या कैसे उपाय करेंगे आप बताइए। दिन भर मोबाइल पे लगे हुए हैं, मोबाइल से काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्या आप 6 महीने 1 साल आप पढ़ाई के लिए स्टडी सकते, रोक नहीं सकते हैं? आप तमिलनाडु कर्नाटका ने सरकार ने आदेश दिया है कि जो बच्चे हमारे पास हुए थे पहले की तरह से उनके रिजल्ट के अनुसार उनको पास किया जाएगा। अगर आप इन बच्चों को, इंडिया के बच्चों को अगर पास कर देंगे, कौन सा पूरा हो जाएगा? आपने टीचरों को काम दे दिया है कि आप मोबाइल लेके बैठ जाओ, बच्चों को टेंशन दे दिया है, बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं। आप देखिए उनके दिमाग में कितना टेंशन आएगा, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। मोदी साहब, ये चार्टी मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दीजिए कि सभी ये जो मोबाइल पर ये टीचर लोग जो टीचिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं एजुकेशन के बारे में, इसको रोका जाएगा, इसको तुरंत रोका जाए, नहीं तो बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर देंगे। बच्चे हमारे बर्बाद हो जाएंगे, और बच्चे का भविष्य हमारा बर्बाद होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। हमारे भविष्य आज बच्चों पर डिपेंड करता है, और बच्चे हमारे इस मोबाइल के द्वारा आज कितना उनको मुसीबतें आ रही है। आज अपने पिता के, अपने मदर के, अपने सिस्टर के लेके मोबाइल बैठ रहे हैं, अब मोबाइल से टीचिंग कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और टीचर अपने घरों में बैठ करके उनको गाइड कर रहा है। कैसे चलेगा? क्या टीचिंग करेगा? क्या कोर्स करेंगे? क्या पढ़ाई करेंगे? अगर 6 महीने बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या बच्चों का भविष्य अंधकार हो जाएगा? मोदी साहब, चार्टी मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दीजिए कि जो पढ़ाई हो रही है ये मोबाइल पर, इसको कंट्रोल किया जाए, इसको रोका जाए। साथ साथ में रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर बच्चों भविष्य चाहते हैं, बच्चों बारे सोचना चाहते हैं, जैसे नेहरू जी ने बच्चों का भविष्य सोचा था, बच्चों का केयर किया था, देश के बच्चों का उन्होंने अभिमान रखा था। आप भी सोचिए, देश के बच्चों के बारे में एक पढ़ाई का कंट्रोल करें और सभी बच्चों को पास करें, सभी बच्चों को पास करें, जिससे बच्चों को न्याय मिले। साथ साथ में जो हमारे गाड़ियां, ट्रकें, कंपनियां बंद हो गए, जिसके EMI है, लोग EMI दे सकते हैं। EMI के लिए आपने कोई आज तक आदेश नहीं दिया कि EMI का फंडिंग कौन जमा करेगा, पेमेंट कौन जमा करेगा। लोग परेशान हैं। बैंकों में कोई डायरेक्शन नहीं दिया आपने कि बैंक, आपने बोल दिया अगस्त तक लोग पे करेंगे। इसके लिए क्या सोचा आपने, क्या विचार किया? आज तो कोई डायरेक्शन न तो रिजर्व बैंक को दिया है, न तो रिजर्व बैंक के बैंकों को दिया है, और आपकी EMI बढ़ती जा रही है। कल ऐसा ना हो कि बैंक ये जो मार्च अप्रैल से EMI रुकी है, डबल ब्याज के साथ लोगों से वसूल करे और लोग परेशान हो जाए। इसलिए आप डायरेक्शन दें EMI का क्या करने का है। EMI गवर्नमेंट भरेगी या गवर्नमेंट माफ करने का है? EMI गवर्नमेंट भरेगी या गवर्नमेंट माफ करेगी, या गवर्नमेंट को डिस्काउंट देगी, या इंटरेस्ट पर को डिस्काउंट देगी? आप कोई सजेशन दे। साथ साथ में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मोदी साहब, जो बिजली का बिल है इस पर कंट्रोल लाए। सभी बिजली के बिल पूरे इंडिया का आप मार्च से लेकर के अगस्त तक इसको माफ करें, डिस्काउंट दें, और जो बिल है इसको लेस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए,
और बिल सभी अगस्त के बाद में, क्योंकि किसी पैसा नहीं है, लोगों के पास खर्चे के पैसे नहीं है, गर्म खाने के पैसे नहीं है। मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी, आप कान खोलकर सुन जाइए, सुनिए मेरी बातों को दिमाग से कि जनता परेशान हो गई है, बिखर गई है। आज खाने के पैसे नहीं है, गरीब लोग सो रहे हैं, 24 घंटे लोग सो रहे हैं, परेशान हैं। और आपने लाइट का बिल इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि लोग परेशान हैं। लोग कहाँ से बिल जमा करेंगे? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप डायरेक्शन दें कि कोई भी बिल अप्रैल से लेकर के अगस्त तक जो अपने EMI का एक्सटेंशन दिया, एक्सटेंड किया है, वही एप्लीकेबल बिजली के बिल पे होना चाहिए। किसी का बिल नहीं दिया जाए। साथ साथ में पूरे इंडिया के स्टेटों के DGP को डायरेक्शन दिया जाए कि किसी भी पुलिस का तबादला अगस्त तक नहीं किया जाएगा। और जो भी हमारे कोविड-19 में आज सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनको न्याय के लिए, उनके हेल्प करने के लिए आप सभी के तबादले रोकेंगे। सभी ऑल स्टेटों के आप सभी चीफ सेक्रेटरी को और DGP को डायरेक्शन देंगे। मोदी साहब, होम मिनिस्टर को डायरेक्शन दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्शन देंगे कि किसी का LPC का, SC का, नाइक का, SI का, SI का, PSI का, API का, PI का, SDPO का, SCP का, DCP का, SP का, DIG का, IG का, ADG का, DG का, किसी का तबादला नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग कोविड में परेशान हैं और 19 कोविड परेशान है। लोग 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लोग नाकों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, शहरों में पेट्रोल कर रहे हैं, ग्रामीण में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। आप उनके तबादले कर देंगे, लोग कहाँ जाएंगे? मोदी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, मैं इंडिया का नागरिक हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सभी DGP को डायरेक्शन दें। और ये शेड्यूल 90 के तहत में जो डायरेक्शन दिया हुआ है स्टेटों को, आप उनको डायरेक्शन दें कि नहीं, किसी का तबादला नहीं होना चाहिए और तबादले जो भी होंगे नेक्स्ट ऑर्डर के बाद होना चाहिए। जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश दिया है कि नेक्स्ट जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आता किसी तबादला नहीं होना चाहिए। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने हमारे हेल्थ के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, शिक्षा के लोग हैं, सुरक्षा के लोग हैं, सफाई के लोग हैं, जितने लोग हैं, किसी का तबादला नहीं होना चाहिए, जिससे जनता को न्याय मिले, सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी अपने घरों में काम करें। क्योंकि लोग पुलिस की ड्यूटी के लोग हैं, उनका काम है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना, पेट्रोलिंग करना, नाइट पेट्रोलिंग करना और साथ में एक्यूज को अरेस्ट करना, एक्यूज कोर्ट में प्रोसीड करना और FIR लिखना। लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? खाना पहुंचा रहे हैं और नाइट पेट्रोल साथ में खाना पहुंचा रहे हैं और उनकी ड्यूटी लगा दिया, आपने सुरक्षा का लगा दिया है, अस्पताल में लगा दिया है, कोविड-19 में लगा दिया है। आप बताइए पुलिस हमारी कितनी परेशान है, क्या काम करेगी वो? पुलिस हमारी कितनी परेशान है, क्या काम करेगी वो? सुरक्षा देगी कि पुलिस स्टेशन में काम करेगी, कि नाइट पेट्रोलिंग करेगी, कि पेट्रोलिंग करेगी, कि विजिट करेगी, कि क्या वर्क करेगी? इतना काम दे दिया, फिर ट्रांसफर, तबादले, कैसा अत्याचार है? हमारे पुलिस भाई, हेल्थ के लोग कैसे काम करेंगे? उनको डर है कि मैं काम करता रहूंगा, हमारी फैमिली परेशान है, पूरा परिवार परेशान है, फिर भी सरकार मुझको न्याय नहीं दे रही है। मोदी साहब, ये गलत हो जाएगा। जनता वैसे परेशान है कि मोदी साहब ने लॉकडाउन किया था, फिर लॉकडाउन बाद में 1, 2, 3, 4, 5 किया और 1st और 2nd लॉकडाउन कर दिया, फिर बाद में खुली छोड़ दे दिया। और जब कोरोना बढ़ता गया तो हाथ खींच लिया, कोरोना बढ़ने दो और लोगों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, किससे कोरोना से लोग डर गए हैं, लोग किससे मिल नहीं सकते हैं, कहीं खाने नहीं खा सकते हैं, घरों में सो नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उपचार नहीं कर सकते, तो फंड पैसा नहीं है। और जब उपचार करा रहे हैं लोग, डॉक्टर इतना पैसे ले रहे हैं, इतना पेमेंट ले रहे हैं कि लोग उपचार नहीं करा सकते, तो पैसे नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि कोरोना विनाशकारी नहीं है। मोदी साहब, ये समय ऐसा है, आप अपनी आंखें खोलिए, जनता के सामने आइए, मीटिंग करना बंद कर दिए और आवाज दीजिए कि नहीं, मैं जनता के साथ में हूँ, भारत की जनता के साथ में हूँ। जो भी इंडिया के लोगों पर अत्याचार होगा, मैं सामने आऊंगा, मैं हेल्प करूंगा। चाहे महामारी आएगी, चाहे कोई देश आक्रमण करेगा, हमला करेगा, मैं जनता के साथ में हूँ। और मैं शपथ लिया हूँ प्रधानमंत्री का
और गृहमंत्री जी आप भी सुन रहे हो अमित शाह जी, मैं गृहमंत्री पद का शपथ लिया हूँ जनता की सुरक्षा के लिए। तो आप दोनों की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है जनता को न्याय देना। आप काम करिए, न्याय दीजिए, मेरी यही विनती है। आज ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं साथ साथ में दूसरा हमारा जो ये आज सत्र है 20/6/2020 को आऊंगा और साथ साथ में 23/6/2020 को आऊंगा, 26/6/2020 को आऊंगा, साथ साथ 29/6/2020 को आऊंगा, 30/6/2020 को आऊंगा। और मैं जनता को साथ ये संदेश देना चाहता हूँ कि 23/6/2020 को हमारा ये 22वां वर्धापन, तो एवरी ईयर ये 22 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस साल हमारा वर्धापन नहीं मनाया जाएगा कि कोविड-19 हमारे देश में किस आपातकालीन चल रहा है, किस तरह से समस्या चल रही है। मैंने इस वर्धापन को स्थगित कर दिया और जनता से अपील करता हूँ कि आप कोविड-19 का ये कोऑपरेट करें, हेल्प करें। और मैं साथ के साथ इस ऑफिस में 11 बजे दीप प्रज्वलित करूंगा, जनता से अपील करूंगा कि कोविड-19 से लड़ते रहें, जनता की हेल्प करें, जिससे कोरोना भाग सके। अगर हम लड़ेंगे नहीं, कोरोना भागेंगे नहीं, ये हमारी विनती है। जय हिंद, जय भारत।